वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो तुम सब? आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। तो आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसके फॉर्मूला शीट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो 10 मिनट के अंदर हम लोग जो है पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेस आए हुए हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे और अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग लास्ट तक इसको जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को फॉर्मूला शीट की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरी वेबसाइट पर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है अपने फर्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी को मेजर किया था, दैट इज Q इक्वल्स टू N। तो यहाँ पे N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे और E क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या थी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। और N क्या थे हमारे, ये हमारा एक प्योर नंबर था, 1 2 3 सो ऑन टू N तक की। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, कूलॉम्स लॉ। तो देखिए अगर दो चार्ज Q1 और Q2 r डिस्टेंस की दूरी पर रखे होंगे तो कूलॉम्स ने क्या कहा कि इनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। ये फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों ही हो सकती हैं, जिसकी वैल्यू इन्होंने फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम के लिए क्या कही थी, F नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है ये सबसे कम होती है फ्री स्पेस के लिए, इसीलिए हमारा जो अट्रैक्शनल फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होगी ये सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है, अगर हम लोग इन्हीं दो चार्जेस को Q1 Q2 को, जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं, किसी मीडियम m में रख देंगे तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ये क्या होगी, इसको हम लोग Fm से डिनोट करते हैं। एंड ये 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे एप्सिलॉन m क्या रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी इन मीडियम। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है फॉर्मूला, रिलेटिव परमिटिविटी का। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या था, परमिटिविटी इन मीडियम और परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का रेशियो था। या फिर अपने लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन फ्री स्पेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मीडियम का जो रेशियो होता है ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग ER से डिनोट करते हैं और ये K के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। तो चार्ज की SI यूनिट क्या थी, कूलॉम थी। ठीक है, इसकी CGS यूनिट क्या थी, स्टैट कूलॉम थी। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं। और चार्ज अगर हमारा एक्सेलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ हमारी एनर्जी रेडिएट होती है, जो कि EM वेव्स की फॉर्म में होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए हम लोगों से कभी कभी डायमेंशंस भी पूछ लेता है। तो एप्सिलॉन नॉट और K की डायमेंशन क्या है, तो देखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, m की पावर -1, l की पावर -3, t टू द पावर 4, a की पावर 2। और K की डायमेंशन क्या होगी, m l की पावर 3, t की पावर -4 और a की पावर -2। तो देखिए डायमेंशन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, K के बराबर। देखिए अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता है तो हम लोग रेसिप्रोकल करके K की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, सुपरपोजिशन थ्योरम। तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती थी कि जो नेट फोर्स होगी वो इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही होगी उसके सम के बराबर होगी। तो F नेट किसके बराबर था, F1 F2 F3 प्लस सो ऑन टू Fn के बराबर था, अगर एक सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखे हुए थे। अब अपने लोग जो है नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, E इक्वल्स टू F/Q0। ठीक है, अगर हम लोग इसकी SI यूनिट की बात करें तो देखिए न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर ये दोनों ही इसकी क्या है, यूनिट है। साथ ही साथ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन की बात करें तो ये क्या है आपका, ml t की पावर -3, a की पावर -1। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमारी कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है उसको भी देख ले रहे हैं। कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म क्या था हमारा, देखिए
हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अगर हमें किसी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो हम लोग आर कैप से मल्टीप्लाई करते थे और आर कैप की वैल्यू होती थी वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो यहाँ से फोर्स हमारी क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो ये हमारी फोर्स क्या आ जाएगी, मान लीजिए फोर्स हमारी फर्स्ट वाले के ऊपर लग रही होगी सेकंड की वजह से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R21 के मॉड का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर अपने लोग देखें तो E इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा था कि जो नेट फोर्स होगी वो इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर होगी, ठीक उसी तरीके से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होती है। उसी तरीके से जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी जा रही होगी उसके सम के बराबर रही होगी। अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाता है वेक्टर R21 की जगह पे क्या आ जाता है R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब। नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई एल। इसकी यूनिट अगर हम लोग देखें तो कूलॉम मीटर होती है और डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा 80 L की पावर -1। सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर अपने लोग बात करें, अगर हम लोग चार्ज को किसी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मान लो अगर हम लोग किसी स्क्वायर में क्या करें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये Q बाई ए के बराबर होती है। इसकी यूनिट क्या होगी कूलॉम मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाती है कूलॉम पर मीटर स्क्वायर और इसकी डायमेंशन क्या होगी 80 L की पावर -2। अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें दैट इज रो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं रो का फॉर्मूला होता है Q बाई वी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलॉम पर मीटर क्यूब और इसकी डायमेंशन क्या होगी 80 L की पावर -3। तो देखिए कोई भी फॉर्मूले को मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को जो है इस फॉर्मूले की PDF चाहिए है तो आप लोग मेरी वेबसाइट पे जा करके ये पूरी की पूरी PDF को डाउनलोड कर सकते हो एज इट इज़। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं बाहर की तरफ होती हैं। ठीक है, ये बाहर की तरफ एमिट हो रही होती हैं। नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं अंदर की तरफ आती हैं, रेडियली इन्वर्ट होती हैं। और डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं आपकी इस तरीके की होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है नियर द चार्जेस, ये जो हमारे चार्ज होते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और यहाँ पे सेंटर पे सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो देखिए अगर हमारे पास दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के रखे हुए हैं अपोजिट नेचर में, मान लीजिए एक +Q चार्ज है एक -Q चार्ज है और ये फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाता है। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये Q इंटू 2L के बराबर होता है या फिर Q इंटू L के बराबर। तो डेरिवेशन में हम लोग Q इंटू 2L यूज़ कर रहे थे और Q इंटू L हमारा क्या था, ये हमारे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है ये हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। ठीक है, 2L डिस्टेंस पे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो देखिए अगर हमारे पास दो चार्ज हैं -Q और +Q चार्ज जो कि आपके 2L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो अगर हमें इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी होती थी तो हम लोग क्या करते थे डायपोल के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई एक P पॉइंट ले लेते थे और यहाँ पे वैल्यू क्या आती थी 2kpx अपॉन x² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। मान लीजिए फॉर आइडियल डायपोल व्हेन x इज मच ग्रेटर देन L तो E एक्सियल की वैल्यू क्या थी 2kp अपॉन x³ और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से देखिए आपका E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x³ के। अब हम लोग जो है नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे पास एक डायपोल है +Q और -Q चार्ज का जो कि 2L डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। तो अगर इस डायपोल के सेंटर से हम लोग क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे और किसी P पॉइंट पर जो कि x डिस्टेंस की दूरी पर है अगर हम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है तो ये आपका kp अपॉन x² प्लस L² की पावर के होल स्क्वायर की पावर 3/2 के बराबर आता है। ठीक है,
नाउ अगर आइडियल केस ले लें व्हेन x इज मच मच ग्रेटर देन l, तो इक्वेटोरियल के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, kp/x³। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए हमारा नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, देखो डायपोल मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -kp/x³। ठीक है, और इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में, ये 180 डिग्री होता है। और एक्सियल लाइन के लिए एंगल कितना होता है, θ=0 डिग्री। अब हम लोग जो है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के अगर रेशियो की बात करें तो ये क्या आता है आपका 2:1 के बराबर आता है फॉर आइडियल डायपोल। तो देखिए फॉर आइडियल डायपोल अगर हम लोगों को जो है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो निकालना था ये, तो ये आपका 2:1 के बराबर आ रहा था। नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, दैट इज टॉर्क ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग टॉर्क के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आती है आपके 0 के बराबर आती है। मान लीजिए अगर अपने एक डायपोल को हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स होगी ये 0 होगी, और जो टॉर्क होगा वो PE sin थीटा के बराबर होगा फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होगा, आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होगा, और इधर क्या होगी, निगेटिव फील्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा 0 डिग्री के बराबर, तो टाउ कितना आ गया, 0 फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, थीटा 180 डिग्री हो जाता है और टॉर्क 0 हो जाता है। और मैक्सिमम टॉर्क कब होता है, जब साइन थीटा कितना होता है आपका, साइन थीटा 90 डिग्री होता है। तो टाउ क्या हो जाएगा, PE के बराबर हो जाएगा। अगर वर्क डन की बात करें मूविंग टॉर्क में तो ये आपकी आती है माइनस का PE। अगर हम लोग वर्क डन की बात करें मूविंग टॉर्क पे तो ये आता है आपका माइनस का PE cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक है, और इसको कभी कभी अपने लोग U = -PE cos θ भी लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, दैट इज फ्लक्स। तो देखिए फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, AdS cos θ n कैप। एन कैप यहाँ पे हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये Q/ε0 के बराबर होता है जो कि गॉस ने बताया था। ठीक है, तो देखिए फ्लक्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल्स टू EdS cos θ, और दूसरा फॉर्मूला होता है Q/ε0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन लॉन्ग वायर के लिए अगर अपने लोग देखें तो ये क्या आती है, λ/2πε0 r के बराबर आती है। अगर थिन शीट के लिए अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालें तो E आता है σ/2ε0, और 2 प्लेन शीट के लिए हमारे पास क्या आता है, E = σ/ε0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट, मैं रीजंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर होलो स्फीयर, अगर हम लोग होलो स्फीयर की बात करें तो इनसाइड, अगर पॉइंट हमारा इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। अगर सरफेस पे लाई कर रहा है तो E = kq/r² आती है, और अगर पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है तो E = kq/R² आती है। ठीक है, फॉर सॉलिड स्फीयर, देखिए अगर सॉलिड स्फीयर के लिए अपने लोग देखें तो यहाँ पे चार्ज क्या हो जाता है, अगर पॉइंट हमारा इनसाइड लाई करता है तो चार्ज की वैल्यू जो है डिफरेंट हो जाती है। तो E हमारा क्या आएगा, 1/4πε0 Q'/r²। तो Q' की वैल्यू आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा। सरफेस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी मैक्सिमम होती है, तो E = क्या आ जाएगा, kq/R²। और आउटसाइड, अगर आउटसाइड द सरफेस देखें तो E = क्या आएगा, kq/R²। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो हॉलो स्फीयर के केस में क्या था, जब R हमारा पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा था तो फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 थी, सरफेस पे मैक्सिमम थी, और उसके बाद जब R > R था तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² था कि नहीं था। तो हमारे पास ये ग्राफ मिलेगा हमको। ठीक है, और फॉर सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें तो देखिए हमारा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था केस फर्स्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, R = R पे हमारे पास क्या थी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और R > R पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R² के। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग जो है सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले शीट विद इन अ वीक अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग जो है अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। PDF अगर आप लोगों को इसकी डाउनलोड करनी है तो आप लोग जो है वेबसाइट पे जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।